इस लेक्चर में 5 अप्रैल 2023 के टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है ब्लैक कार्बन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ। रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज है, उसने पार्लियामेंट में ये बताया और रिकमेंडेशन दी कि जो ब्लैक कार्बन है उसका एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वातावरण में जो पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण, उसका ब्लैक कार्बन से क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या रिलेशन है इसका। और ये हिमालयन ग्लेशियर हैं, जो हिमालय की पहाड़ियों पे ग्लेशियर जमे हुए हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये स्टडी की गई, डिटेल स्टडी, और उसमें कुछ रिकमेंडेशन दी, सिफारिश दी ब्लैक कार्बन के रिगार्डिंग। इस वजह से ये न्यूज में आया। तो हमें जानना ब्लैक कार्बन क्या है। ये जो आप देख रहे हो, देखो डार्क कलर का, जिसे सूटी बोलते हैं इंग्लिश में, सूटी या डार्क ब्लैक कलर का ये जो मटेरियल है जो धुएं के साथ निकल रहा है, इसे बोलते हैं ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन सूटी ब्लैक मटेरियल होता है, यानी कि डार्क ब्लैक कलर का मटेरियल होता है जो गैस या डीजल इंजन से निकलता है। जैसे कार, गाड़ियाँ या बड़ी बड़े जो ट्रक वगैरह होते हैं उनमें जो डीजल यूज होता है या गैस से चलने वाले जो वाहन हैं, व्हीकल हैं, उनके जो साइलेंसर से निकलता है वो सूटी ब्लैक मटेरियल, वो ब्लैक कार्बन है। या पावर प्लांट होते हैं जिनसे बिजली बनती है, वहाँ पे कोयला यूज होता है बिजली बनाने के लिए, तो वहाँ पे भी पावर प्लांट से निकलता है। या कोई भी ऐसा फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन, उससे भी ब्लैक कार्बन निकलता है। यानी कि ये तब निकलता है जब इनकम्प्लीट कंबसन होता है, यानी कि पूर्ण तरीके से जब दहन नहीं होता है, कोई भी चीज़ पूरे तरीके से नहीं जलती है, तो उसमें से ब्लैक कार्बन निकलता है। फॉसिल फ्यूल जब जलाते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल यूज किया जाता है वाहनों में, तो ये पूरे कंप्लीट तरीके से नहीं जलता है, जिसकी वजह से जो वेस्ट निकलता है साइलेंसर के थ्रू वो ब्लैक कार्बन भी होता है उसमें। और बहुत सारी गैसेज होती हैं, जैसे अगर वुड को जलाएंगे, लकड़ी को, तो वो भी कंप्लीटली नहीं जलती है, उसमें से जो कोयला वगैरह बच जाता है तो उसमें से भी ब्लैक कार्बन इमिट होता है, निकलता है। इसमें देखो कुछ पार्टिकुलेट मैटर का भी कुछ पोर्शन होता है ब्लैक कार्बन में, जो एक एयर पॉल्यूटेंट है, यानी कि हवा में ये प्रदूषण फैलाता है पार्टिकुलेट मैटर। ये कुछ छोटे कण होते हैं साइज में पार्टिकुलेट मैटर के। और जो ब्लैक कार्बन है ये देखो क्लाइमेट में शॉर्ट लिव्ड होता है, ये केवल कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक ही एटमॉस्फेयर में, वातावरण में रहता है, उसके बाद ये गायब हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन इतने समय में ही ये बहुत सारा नुकसान कर जाता है ब्लैक कार्बन, क्योंकि ये देखो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। सूरज से जो सोलर रेडिएशन यानी कि सूरज की किरणें आ रही हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। और इसकी वजह से जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको पता है क्या क्या होगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे, समुद्र का पानी भी थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा और इसकी वजह से उसका लेवल ऊपर आ जाएगा। जब ग्लेशियर पिघल के समुद्र में जाएंगे नदियों के थ्रू, तो उसका पानी, समुद्र का लेवल के पानी वो ऊपर हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे आइलैंड जो नेशन है वो डूब जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया, और अलग से देखो इसके बारे में लेक्चर बनाया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, वो आप देख सकते हो इन्वायरमेंट के टॉपिक में जाके, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और देखो इसका जो वार्मिंग इम्पैक्ट है वो CO2 से काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 460 से लेके 1500 गुना ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से। जितना नुकसान इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में CO2 पहुंचाती है ना, उससे इतना ज़्यादा है, लगभग 450 से लेके 1500 गुना ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाता है, प्रभाव डालता है एटमॉस्फेयर पे। और देखो ये क्लाउड फॉर्मेशन को भी प्रभावित करता है, जो बादल बनते हैं एटमॉस्फेयर में, उनको भी ये प्रभावित करता है। जो एयर का रीजनल सर्कुलेशन होता है या रेनफॉल पैटर्न है उसको भी ये प्रभावित करता है, उसको भी ये इम्पैक्ट डालता है। अगर मान लो ये आइस पे या स्नो पे डिपॉजिट हो जाए, बर्फ़ जो जमी होती है उस पर ब्लैक कार्बन जमा हो जाए, मान लो ये बर्फ़ है, इस पे ब्लैक कार्बन जम जाए, तो फिर ये बर्फ़ का जो एल्बिडो है सरफेस का, उसको भी रिड्यूस कर देता है। एल्बिडो का क्या मतलब होता है? एल्बिडो, ये एल्बिडो का मतलब होता है कि जो बर्फ़ की एबिलिटी होती है ना सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने की। देखो सबसे ज़्यादा जो एल्बिडो होता है बर्फ़ का ही होता है, आइस का, स्नो का, ग्लेशियर का। जैसे ही सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं तो इसको पूरी की पूरी किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर बर्फ़ का कम रहता है और ये
बर्फ़ की फॉर्म में रहता है पानी, जो वाटर है, इस वजह से ये रहता है क्योंकि सारी की सारी सनलाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, लगभग सारी नहीं, लगभग सारी मान लो, जिसकी वजह से ये गर्म नहीं हो पाता। कुछ ये ऑब्जर्व भी करता है, लेकिन जो भी अर्थ पे मटेरियल पाया जाता है उसमें स्नो का सबसे ज़्यादा एल्बिडो रहता है। तो ये अगर ब्लैक कार्बन जम जाएगा तो ये फिर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है किरणों को, सूरज की किरणों को, ये बर्फ़। तो ये क्योंकि ऊपर जमा हुआ है ब्लैक कार्बन, फिर ब्लैक कार्बन इसको एब्जॉर्व कर लेता है सनलाइट को, और जब सनलाइट को ये एब्जॉर्व कर लेगा तो हीट बन जाएगी, और हीट बनेगी तो ये बर्फ़ पिघलना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से नदियों में चली जाएगा पानी और फिर समुद्र में चला जाएगा, जिसकी वजह से सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान है, आपको पता है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है बसोली पेंटिंग्स। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली देखो वर्ल्ड फेमस ये बसोली पेंटिंग है, इसको जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये कहाँ का फेमस है बसोली पेंटिंग, ये आपको याद रखना है। जम्मू में देखो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ये बसोली पेंटिंग फेमस है। तो पहला तो आपको रीजन याद रखना है। दूसरा, ये इसको जीआई टैग मिल चुका है या नहीं, हाँ मिल चुका है, अभी इसको मिला है। जीआई टैग क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। देखो ये होता है, मान लो किसी भी प्रोडक्ट की, कोई उत्पाद है, कोई वस्तु है, कोई भी, चाहे फसल है, कोई खेती करके उगाई जा रही है, या किसी फैक्ट्री में बनाई जा रही है, या हाथ द्वारा हैंड वूवन है, कोई भी चीज़ है, उसका कोई मान लो स्पेसिफिक रीजन है, किसी एरिया में उसकी एक यूनिक क्वालिटी है, ऐसी क्वालिटी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं पाई जाती, तो फिर उस रीजन को जीआई टैग दे देते हैं उस प्रोडक्ट के लिए। याद रखना, आदमी को नहीं दिया जाता, रीजन को, एरिया को दिया जाता है। और हमारे इंडिया में एक एक्ट बनाया हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स प्रोटेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1999, 1999 का। इसके द्वारा ये जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है किसी रीजन को, उसके बाद उसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगले 10 साल के लिए। फिर उस नाम से इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई उस नाम से उस चीज़ को नहीं बेच सकता। जैसे ये पेंटिंग है बसोली पेंटिंग, ये पेंटिंग अगर मान लो कोई तमिलनाडु में या मान लो नॉर्थ ईस्ट में या राजस्थान में बना के कहे कि ये कठुआ की ये बसोली पेंटिंग है, तो वो कह के नहीं बेच सकते। ये कठुआ की जो पेंटिंग है, ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ही लोग बसोली पेंटिंग के नाम से ही बेच सकते हैं अब जीआई टैग मिलने के बाद, पूरे वर्ल्ड में। समझ रहे हो आप, पूरे वर्ल्ड में WTO के रूल्स के अनुसार भी प्रोटेक्टेड होते हैं जीआई टैग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो। तो थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं बसोली पेंटिंग के बारे में। जम्मू कश्मीर का जो रीजन है, ये बसोली रीजन है, यहाँ पे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ये बसोली पेंटिंग बनाई जाती हैं, और बसोली रीजन की वजह से ही ये बसोली पेंटिंग के नाम से जानी जाती हैं। ये मिनिएचर पेंटिंग है। मिनिएचर पेंटिंग का मतलब है जो छोटी छोटी ये तस्वीरें बनाई जाती हैं, इसमें मिनिएचर पेंटिंग का मतलब स्मॉल एक तरह से। इसमें बहुत सारे कलर यूज होते हैं, विविड एवोकेटिव कलर, बोल्ड लाइंस यूज होती हैं, फेशियल पैटर्न यूज होते हैं। ये पहाड़ी पेंटिंग की फर्स्ट स्कूल समझा जाता है, फर्स्ट स्कूल समझा जाता है जो भी पहाड़ी पेंटिंग बनाई जाती हैं। इसका पैटर्नेज यानी कि रक्षा किस तरह से की गई। देखो ये बसोली पेंटिंग है, 17th और 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इसका विकास हुआ था। उस टाइम पे जो यहाँ जम्मू कश्मीर में लोकल रूलर थे, राजा थे, वेल्थी मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे, उनके टाइम में बसोली पेंटिंग का बहुत विकास हुआ और तब से ये चली आ रही है। इसकी थीम्स क्या होती हैं, इसमें क्या क्या बनाया जाता है। इसमें देखो लोकल रूलर को दर्शाया जाता है, जो लोकल राजा हुआ करते थे यहाँ पे, उनको छापा जाता है इसमें। राधा कृष्ण के इसमें बनाई जाती हैं तस्वीरें। माधव मालती का प्यार की थीम है जो, वो दिखाई जाती हैं। भगवत जो पुराण है वहाँ से थीम ली जाती हैं, वो इसमें छापी जाती हैं। इस तरह से ये पेंटिंग बनाई जाती है। तो आपको ये थीम याद रखना, किस किस के तस्वीरें इसमें बनाई जाती हैं। इसमें किस पे बनाई जाती है, देखो पेपर पे भी बनाई जाती है पेंटिंग, क्लॉथ कपड़े पे भी बनाई जाती है पेंटिंग, जो कपड़े पहनने के होते हैं, या वुड पे भी बनाई जाती है, लकड़ी पे भी बनाई जाती है। नेचुरल पिगमेंट और डाई को यूज करके पेंटिंग बनाई जाती है। परफॉर्मर्स राइट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है परफॉर्मर्स राइट। ये देखो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 मेंस के लिए भी। रिसेंटली देखो एक एक्ट्रेस हैं, एक एक्ट्रेस आप जानते हो, उन्होंने सेल्स टैक्स को चैलेंज किया है कोर्ट में। उसकी जो इनकम आती है परफॉर्मेंस से, जैसे मान लो कोई अवार्ड शो चल रहा है, वहाँ पे कोई परफॉर्मेंस दिखा रही है, गाना गा रही है या कोई डांस कर रही है, उससे उसकी जो इनकम आ रही है, या कोई एडवर्टीजमेंट कर रही है, किसी भी प्रोडक्ट की ऐड कर रही है, उससे जो उसकी कमाई हो रही है, उस पर सेल्स टैक्स गवर्नमेंट लगा देती है।
तो ये सेल्स टैक्स को चैलेंज किया है कोर्ट में इस एक्ट्रेस ने। एक्टर का नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जानना है परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मर्स राइट क्या होता है। देखो परफॉर्मर्स राइट का मतलब जो भी आदमी परफॉर्म कर रहा है कहीं पे, मान लो कहीं ऐड कर रहा है या शो पे कोई डांस कर रहा है, म्यूजिक कोई म्यूजिशियन है कोई, उसका एक लीगल राइट होता है, एक लीगल राइट कानून का तहत उसके एक अधिकार होते हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है हमारे इंडिया में, और पूरे वर्ल्ड वाइड भी प्रोटेक्ट किया जाता है इनको परफॉर्मेंस राइट को। पूरे वर्ल्ड वाइड WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग भी इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, और हमारे इंडिया में कॉपीराइट एक्ट बना हुआ है उसके तहत प्रोटेक्ट किया जाता है परफॉर्मेंस राइट को। इसमें कोई एक्टर भी हो सकता है, सिंगर हो सकता है, कोई गाना गाता हो, किसने गाना गाया और कोई दूसरा बंदा उसका कोई डुप्लीकेट करके ना गा सके उस गाने को, अगर किसी को गाना है तो उससे परमिशन लेनी पड़ती है तभी उसे रिलीज कर सकता है, ऐसा नहीं है उसकी परमिशन के बिना। किसी वैसे छोटे मोटे फंक्शन पे आप गा सकते हो। अगर मान लो टीवी पे या कोई दूसरी मूवी बनाना चाहते हो और पहले से कोई मूवी बनी हुई है, तो आपको जैसे रीमेक बनानी है किसी मूवी को, तो जिन्होंने पहले मूवी बनाई हुई है उनसे परमिशन लेनी होती है तभी बना सकते हैं, वरना बिना परमिशन के कोई मूवी की स्टोरी भी चोरी नहीं कर सकता। या म्यूजिशियन ने कोई म्यूजिक बनाया है, या डांसर है कोई स्टेप है उसके जो उसने क्रिएट किए हैं, कोई भी परफॉर्मर है तो उसके लीगल राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है, यही है परफॉर्मर्स के राइट। ये पहली बार देखो रोम कन्वेंशन आई थी, वर्ल्ड वाइड रोम कन्वेंशन। रोम इटली में जगह है, इटली में कैपिटल है रोम इटली की, वहाँ एक मीटिंग हुई थी, उसका नाम दिया रोम कन्वेंशन 1961 में। इसके द्वारा परफॉर्मर्स राइट को प्रोटेक्ट किया गया पहली बार। उसके बाद देखो वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक ट्रीटी आई, वीपो परफॉर्मेंसेज एंड फोनोग्राफ ट्रीटी। तो दो हो गई, एक तो है रोम कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ परफॉर्मर्स, और एक है वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राफ ट्रीटी। इनके द्वारा ये परफॉर्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। 1996 में ये वीपो की जो ट्रीटी है, वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राफ ट्रीटी, ये लागू हो गई थी 1996 में। इस ट्रीटी में ये था कि मॉरल जो राइट हैं परफॉर्मर्स के उनको रिकॉग्नाइज किया गया पूरे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ट्रीटी के द्वारा पहली बार। और इंडिया में अगर देखें तो कॉपीराइट एक्ट बना हुआ है 1957 का, 1957 का, और ये जो एक्ट बना हुआ है इसके थ्रू 1994 में परफॉर्मर राइट को प्रोटेक्ट किया गया, पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया कि परफॉर्मर्स के भी राइट हैं, जो परफॉर्म करता है कोई डांसर सिंगर उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए कॉपीराइट एक्ट के अंदर। कॉपीराइट एक्ट है ये वीपो जो इंटरनेशनल ट्रीटी है ना वीपो की, वीपो कॉपीराइट ट्रीटी 1996 की, ये जिसका नाम है वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राफ ट्रीटी, इनके तहत ये कॉपीराइट एक्ट है हमारा, ये कंप्लाई करता है दोनों, ये इंटरनेट जो ट्रीटी है उनसे भी, और ये जो वीपो कॉपीराइट ट्रीटी है इससे भी कंप्लाई करता है। जैसे ये वीपो पूरे वर्ल्ड वाइड ये परफॉर्मर राइट को प्रोटेक्ट करती है, ऐसे इंडिया में हमारा कॉपीराइट परफॉर्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, चाहे हमारे इंडिया का आदमी हो चाहे बाहर का हो, सबके राइट को इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है। इसका ड्यूरेशन कितना होता है, जैसे मान लो कोई परफॉर्मर्स का राइट है, मान लो आज सिंगर ने कोई गाना गाया या डांस स्टेप कोई इवॉल्व किया या म्यूजिशियन ने कोई म्यूजिक बनाया, तो 50 साल तक प्रोटेक्ट करता है ये। 50 साल के बाद कोई भी उसकी बिना परमिशन के फिर बना सकता है भले ही, लेकिन 50 साल तक इसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है परफॉर्मर्स के राइट को। अब जानते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट भी देखो ये लीगल राइट ही होते हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को दिए जाते हैं। जैसे मान लो कोई सी आदमी ने कोई गाना बनाया या कोई पोइट्री लिख दी, कोई मान लो किताब छाप दी, तो उस किताब की कोई कॉपी ना कर सके तो उसके राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि ओरिजिनल मटेरियल है जो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, क्रिएटर का जो भी ओरिजिनल मटेरियल है, ताकि उसका कोई डुप्लीकेशन ना कर सके, कोई डुप्लीकेट कॉपी ना बना सके और बिना उसकी अथॉरिटी के कोई यूज भी ना कर सके उसे। तो यही है कॉपीराइट। अब जानते हैं ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी ये ट्रीटी थी जो वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्ट करती है इंटरनेशनल लेवल पे, जो 1996 में लागू हो गई थी इसकी ट्रीटी। लेकिन ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये देखो जनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो हेडक्वार्टर है जनेवा में, और ये इंटरनेशनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब कोई अपने दिमाग से कोई चीज़ बनाई है, जैसे गाना बनाया, पोइट्री लिखी, किताब लिखी, कुछ भी लिखा, या फिर मूवी बनाई, या कोई डांस स्टेप नए क्रिएट किए, तो ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। इनको प्रोटेक्ट करती है ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है ये, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है ये वीपो।
और इसके 193 मेंबर हैं और इंडिया भी इसका मेंबर है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टेमिस 2 मिशन। ये देखो नासा का है। नासा आप जानते हो क्या है, जैसे हमारे इंडिया की इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की स्पेस एजेंसी है, आसमान में ये सैटेलाइट वगैरह भेजती रहती है, रिसर्च करती रहती है। इसी तरह से अमेरिका की एजेंसी है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एजेंसी है अमेरिका की। इसका प्लान है, एक मिशन है आर्टेमिस 2 मिशन, इसे भेजने वाला है। ये है आर्टेमिस 2 मिशन, ये भेजेगा स्पेस में नासा। इसमें पहली बार महिला जाएगी मून पे, चंद्रमा पे, और अफ्रीकन अमेरिकन कोई भी पर्सन ऐसा जो अफ्रीकन ओरिजिन है और अमेरिका का नागरिक है, वो जाएगा मून पे, चंद्रमा पे। ये देख रहे हो आप, ये मिशन देख लिया आपने। तो पहली बार कोई आदमी कब गया था मून पे, ये आपको याद है। देखो एक 1969 में, जुलाई 1969 में अपोलो 11 नाम का मिशन भेजा था, स्पेसक्राफ्ट भेजा था मून पे, चंद्रमा पे नासा ने भेजा था, अपोलो 11 नाम का। ये याद रखना आपको, नाम मिशन का नाम अपोलो 11 है। जुलाई 1969 में भेजा था, नासा ने भेजा था। इसमें पहले आदमी जो गए थे उसका नाम आपको पता ही होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले आदमी था जिसने चांद पे कदम रखा था। तो चांद पे जाने वाला ये आदमी था। अब पहली बार औरत को भेजा जा रहा है, वुमन को, किस मिशन के अंदर, आर्टेमिस 2 मिशन के अंदर। अभी भेजा नहीं है, भेजा जाएगा आने वाले कुछ समय में, नासा भेजेगा इसको, और ये मून पे भेजा जा रहा है। और देखो सबसे बड़ा मून आपको पता है जो गनीमेड है, गनीमेड अभी तक, लेकिन अभी एक और सैटर्न का ढूंढा गया है जो उससे भी बड़ा पाया गया है। देखो जैसे हमारा अर्थ है, एक प्लानेट है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है मून, तो ये चंद्रमा है। जैसे ऐसे और भी प्लानेट के भी तो मून हैं, उनका अलग अलग नाम है। जैसे बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह आप जानते हो, जुपिटर बोलते हैं इंग्लिश में, जुपिटर। इसके चारों ओर बहुत सारे उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट। तो उनमें सबसे बड़ा है गनीमेड। और गनीमेड पूरे वर्ल्ड में, मतलब एक तरह से पूरे हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें अभी तक सबसे बड़ा गनीमेड पाया गया। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही न्यूज में था, एक और पाया गया है, वो आप गूगल पे सर्च करना, मैंने शायद आपको पढ़ाया था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं उसे देखूंगा। लेकिन अभी तक आप ये याद रखो, जुपिटर का सबसे बड़ा जो मून है, जो चंद्रमा से भी बड़ा है, हमारे अर्थ के चंद्रमा से, वो है गनीमेड। सेकंड नंबर पे आता है टाइटन। टाइटन ये सैटर्न का है, जो शनि ग्रह है उसका है ये टाइटन। तो ये आपको याद रखने हैं, मून के नाम भी ऐसा पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में किसके मून है। और देखो मार्स के तो आपको पता ही है, मार्स के 2 ही मून है, मार्स जो मंगल ग्रह है उसके, फेबोस है एक। तो ये आपको याद होने चाहिए, जो मार्स के ग्रह हैं और ये गनीमेड, टाइटन है जो, ये सब आपको थोड़ा याद होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है, ये देखो फ्रांस का एक अवार्ड है, जैसे हमारे इंडिया में अवार्ड होते हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऐसे उसके अवार्ड होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में अगर किसी को दिए गए ये अवार्ड, तो उसको, जैसे मान लो किसी को भारत रत्न दिया गया, सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे इंडिया का, तो उसको ना कैबिनेट मिनिस्टर को जो फैसिलिटी मिलती है ना, उस तरह की फैसिलिटी दी जाती है, पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से उसे बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है अगर किसी को अवार्ड दिया जाता है। और भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड होता है, तो एक तरह से उसकी प्रेस्टीज तो बढ़ती है, स्टारडम बढ़ता है, आपको पता ही है ये तो इस तरह से फ्रांस के भी ये अवार्ड है। अवार्ड का नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड, ये इंग्लिश में नाम है और ये लिखा हुआ है फ्रेंच में है, सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर अवार्ड, ये फ्रेंच भाषा में है। तो फ्रेंच भाषा में इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है, तो याद रखो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ। एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, आर्ट कलेक्टर और फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब लोगों की भलाई के लिए एक तरह से काम करते हैं, इनका नाम है किरण नाडर, ये महिला हैं। इनको भी ये अवार्ड दिया गया। किसने दिया? फ्रांस ने। फ्रांस का जो एम्बेसडर है इंडिया में, उसका नाम है इमैनुअल लेनिन, इसने ये अवार्ड दिया किरण नाडर को। ये देखो ये है अवार्ड, ये अवार्ड दिया। किस लिए दिया जाता है? जब कोई आर्ट में या अपना कोई ऐसा कोई नेशनली या इंटरनेशनली कल्चर को प्रमोट करने के लिए काम करता है, फ्रांस की कल्चर को दूसरी कंट्रीज़ में, और या दूसरी कंट्री की कल्चर को फ्रांस में, जैसे इसने काम किया, जो किरण नाडर जी हैं, इन्होंने काम किया इंडिया और फ्रेंच कल्चरल टीज को बढ़ाने में काम किया है, फोस्टर करने में। फोस्टर का मतलब इंक्रीज, बढ़ाना।
तो इंडिया और फ्रांस की जो कल्चर है आपस में संस्कृति को जोड़ने का काम किया है, फैलाने का काम किया है, जिसकी वजह से पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े, लोगों का आपस में मेल भाव बढ़े, फ्रांस का और इंडिया का। तो ये काम क्या है, इनकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया किरण नाडर जी को। ये जो किरण नाडर हैं, ये किरण नाडर म्यूजियम ऑफ आर्ट है, इसकी चेयरपर्सन है, अध्यक्ष हैं। एक फिलंथ्रोपिक इनिशिएटिव है ये आर्ट का, किरण नाडर म्यूजियम ऑफ आर्ट। और ये ट्रस्टी हैं शिव नाडर फाउंडेशन की ट्रस्टी भी हैं ये। तो इन्होंने इंडिया और फ्रांस की कल्चरलिटी को बढ़ाने में और आर्टिस्टिक कोऑपरेशन को बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया है, जिसकी वजह से इनको अवार्ड दिया गया है। एक एग्जीबिशन भी लाई गई थी इंडिया में, बॉन्जोर इंडिया 2022 का पार्ट है ये एग्जीबिशन। 6 महीने के लिए इसमें कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है फ्रांस के द्वारा। जैसे इंडिया में 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी मनाई जा रही है 1 साल तक, 75 साल आज़ादी के पूरे हो चुके हैं, उसके उपलक्ष्य में 1 साल तक हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही फ्रांस ये 6 महीने तक कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है बॉन्जोर इंडिया 2022 के एग्जीबिशन से। और इसमें इंडिया और फ्रांस की कल्चर को कोऑपरेट कर रहा है, आगे इसकी जो आपस में मेल जोल है वो बढ़ सके, इसको स्प्रेड कर रहा है फ्रांस। तो ये भी एग्जीबिशन लगाई जा रही है। जो ये अवार्ड है शेवेलियर या चेवेलियर डी ला लीजन ऑफ डी ऑनर जो अवार्ड है, ये फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड है। और ये ऑनर प्रेजेंट किया जाता है लोगों को अगर उन्होंने पिछले 20 साल तक सिविल अचीवमेंट किया है, पीस टाइम में फ्रांस और इंडिया के कल्चरलिटीज़ को बढ़ाया है, या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलिट्री ब्रेवरी दिखाई है वार टाइम में, युद्ध के टाइम में अगर उसने कोई ब्रेवरी दिखाई है, बहादुरी दिखाई है, चाहे कहीं का भी पर्सन हो, फ्रांस का हो या किसी और का, तो उनको भी ये अवार्ड दिया जाता है। फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड है जो लीजन ऑफ ऑनर का अवार्ड है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल 191 क्लाउज 1 सब क्लाउज ई। ये न्यूज में आर्टिकल, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 पॉलिटी मेंस के लिए। देखो अभी एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ प्रपोजल रखा कि जो भी अगर आदमी डिसक्वालीफाई किया जाए आर्टिकल 191 के अंदर, मतलब उसकी मेंबरशिप रद्द हो जाए विधानसभा से या पार्लियामेंट से, संसद से, लोकसभा से या राज्यसभा से, उसकी सदस्यता रद्द हो जाए, कैंसिल हो जाए, डिसक्वालीफाइड हो जाए इस आर्टिकल के अंदर, या जो आर्टिकल दूसरा है जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके अंदर डिसक्वालीफाई हो जाए। एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10th शेड्यूल में है हमारे संविधान में, आपको पता है 12 शेड्यूल है, उसमें से जो 10th शेड्यूल है उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट किया था, संविधान में संशोधन किया था 92 ये 1985 में, जिसके द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया। एंटी डिफेक्शन लॉ में ये है अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से, मान लो कोई कांग्रेस से इलेक्शन लड़के गया है और इलेक्शन लड़ने के बाद वो मान लो एमपी बन गया, मेंबर बन गया लोकसभा का, और बाद में वो अगर कांग्रेस की पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो फिर उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, फिर वो एमपी नहीं रहेगा, फिर उसे दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा बीजेपी से, तभी वो इलेक्शन मतलब एमपी बन सकता है, वरना उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो इसको रोकने के लिए ये लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि कोई अपनी पार्टी इलेक्शन के बाद नहीं बदल सकता। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में डिटेल में ऑलरेडी लॉ बना हुआ है और डिटेल में जानना तो वहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये इलेक्शन कमीशन को प्रपोजल रखा अगर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत या 191 आर्टिकल के तहत रद्द कर दी जाती है किसी की सदस्यता, तो उसको आने वाले अगले 5 साल तक इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कह दिया कि मैं इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, आपको ये कार्रवाई करानी है तो आप गवर्नमेंट के पास जाओ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मना कर दिया, इस वजह से ये आर्टिकल न्यूज में है। इशू यही है कि पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में भी कि एमपी और एमएलए अगर कोई डिसक्वालीफाई किया जाता है 10th शेड्यूल के अंडर, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, या आर्टिकल 191 क्लाउज 1 सब क्लाउज ई के अंदर, तो उसे 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से रोका जाए ताकि वो अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी ना बदल सके। तो इसलिए ये न्यूज में आया आर्टिकल। तो इस आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं। 191 क्लाउज 1 ई जो आर्टिकल है, इसमें बहुत सारे ग्राउंड दिए हुए हैं, आधार दिए हुए हैं, जिनके आधार पे किसी की मेंबरशिप रद्द की जा सकती है विधानसभा से, लेजिस्लेटिव असेंबली से, या लेजिस्लेटिव काउंसिल से, स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल से। ये स्टेट के लिए है। और देखो पार्लियामेंट के लिए अलग से आर्टिकल है, उसका जो आर्टिकल है वो अलग से 102 के लगभग आर्टिकल है, 102 101 के लगभग, जिसमें पार्लियामेंट में सदस्यता रद्द होती है। तो ये है विधानसभा और विधान परिषद के।
अगर मान लो कोई आदमी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या, लाभ का पद पे है, तो अगर मान लो कोई एमपी है और वो लाभ के पद पे है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद क्या होता है, ये पूरे संविधान में कहीं नहीं दर्शाया गया, नहीं इसकी डेफिनेशन संविधान में नहीं दी हुई है। तो फिर कहाँ पे है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन के द्वारा बताया है कई बार अपने जजमेंट में। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जैसे मान लो कोई एमपी है और वो मान लो किसी और कंपनी का मालिक है या किसी और पोस्ट पे है, प्राइवेट कंपनी का या किसी और पे, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट समझे जाते हैं, तो वो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है उस टाइम पे। तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करेगा। दूसरा है, अगर कोई अनसाउंड माइंड का है, मान लो किसी का माइंड ठीक नहीं है, पागल स्थिति में है या अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट है, दिवालिया है कोई, तो उस वजह से भी उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। या कोई वो सिटीजनशिप उसकी रद्द हो गई, या उसने किसी विदेशी मतलब देश की, हमारे देश से बाहर किसी और देश की सदस्यता मतलब सिटीजनशिप ले ली वॉलंटरी, तो फिर उसकी जो सदस्यता रद्द हो सकती है। या फिर उसने मान लो एक्नॉलेजमेंट कर लिया कि वो किसी फॉरेन स्टेट से एलिजेंस रखता है, मतलब किसी विदेशी ताकत से उसका संबंध है और वो उससे अध्ययन करता है या एलिगेंस करता है, उसके साथ उसका रिलेशन है, उसके साथ वो जाना चाहता है फॉरेन स्टेट के साथ, तो फिर उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अगर कोई एमएलए एमएलसी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तब भी अगर कोई पार्लियामेंट इसके तहत आर्टिकल 191 के तहत कोई मान लो कानून और बना दे कि और भी ग्राउंड बना सकता है पार्लियामेंट लॉ बना के, तब भी उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो ये ग्राउंड है किसी की सदस्यता रद्द करने के, डिस्क्वालीफाई करने के, पार्लियामेंट से भी या फिर आपके विधानसभा विधान परिषद से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यही आर्गूमेंट था कि देखो ये गवर्नमेंट का काम है, संविधान में जो मुझे पावर दी हुई है वो आर्टिकल 324 में दी हुई है और मेरा काम इलेक्शन कंडक्ट कराना है, तो मेरा काम ये नहीं है, आप ये यूनियन गवर्नमेंट के पास जाओ, उससे कहो, वो इस इश्यू को चेक करेगी। तो इसलिए ये आर्टिकल न्यूज में था। नेक्स्ट टॉपिक है नगरी दुबराज राइस। ये चावल की एक वेराइटी है, ये इसलिए न्यूज में क्योंकि इसको भी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। एरोमेटिक राइस है, बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, जैसे बासमती राइस में से आती है इस तरह की। तो जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या होता है हम ऊपर डिटेल में जान चुके हैं इसको। तो ये एक एनजीओ है या वह बोल सकते हो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसका नाम है माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह। ये इसको मेनली उगाता है, इस राइस को, इसके ग्रेन को देखो वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख मिला है, यानी कि रामायण के टाइम पे भी इस चावल को उगाया जाता था। ये जो नगरी दुबराज राइस है या नागरी दुबराज राइस है, इसका प्रोनाउंसिएशन छत्तीसगढ़ में कुछ और भी हो सकता है भाई साहब। तो ये आपको बस इतना याद रखना है, इसको जीआई टैग मिल चुका है और ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है ये राइस चावल। और इसकी जो वैरायटी है बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है बनने के बाद, और इसमें से खुशबू इस तरह की आती है जैसे बासमती राइस में से आती है। और ये प्रीवियसली देखो छत्तीसगढ़ में इसको जीरा फूल राइस के नाम से भी जानते हैं। सॉरी, जीरा फूल राइस इसको नहीं जानते क्योंकि जीरा फूल राइस एक अलग वैरायटी है जिसको जीआई टैग 2019 में मिल चुका है। ये तो सेकंड वैरायटी है राइस की छत्तीसगढ़ में, जिसको सेकंड टाइम मतलब सेकंड वैरायटी है जिसको मिला है जीआई टैग। पहली राइस की वैरायटी क्या है, ये जीरा फूल राइस है। जीरा फूल राइस इसको 2019 में मिला था और इसको अब मिला है 2023 में नागरी दुबराज राइस। तो 2 राइस की वैरायटी होगी छत्तीसगढ़ में जिनको जीआई टैग मिल चुका है। तो ये आपको याद होना चाहिए, एक जीरा फूल और एक है नागरी या नगरी दुबराज राइस। देखो कुछ और भी टॉपिक हैं जो न्यूज़ में रहे थे, वो मैं देखो जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, जब हम 7 और 8 तारीख के डिस्कस करेंगे तो उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो, जैसे इकोनॉमी के टॉपिक लास्ट ईयर में जो न्यूज़ में रहे थे वो डिस्कस करेंगे, या कोई सिंगल लाइनर टॉपिक है जो न्यूज़ में रहे थे। बहुत सारी ऐसी टर्म है जो टर्म कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे 4-5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में, तो बहुत सारी टर्म है जो न्यूज़ में रही थी, वो टर्म हम इसमें डिस्कस करेंगे, अच्छे से उनकी डेफिनेशन जानेंगे। तो आज के लेक्चर में तो यही था, अगले लेक्चर में हम और टॉपिक डिस्कस करेंगे।